गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 10th ऑफ नवंबर के करंट अफेयर, 9th ऑफ नवंबर के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और साथ में टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमारा कंटेंट उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। साथ में जो कॉमेंट बॉक्स है उसमें भी दिया रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज के ऊपर चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस के बारे में बात करेंगे, जो हर साल 9 से लेकर 15 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मनाने के बारे में बात किया गया था, इस वीक को 9 से 15 नवंबर के बीच में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे का मोटिव ये होता है कि किस तरीके से जो विज्ञान है वो मनुष्य के जीवन को बदल रहा है, और विज्ञान के सभी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसके लिए अवेयरनेस पैदा करना। यूनेस्को के द्वारा इस डे को मनाने के बारे में बात की गई थी। इसको स्टार्ट किया गया था 1999 में। ओके, अच्छा, साथ में मैं बता दूं आपको कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा देखने को। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर को 16 नवंबर को 1945 में। ओके, अच्छा, इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे ओजेले। इनका नाम याद रख लेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे सामने है। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में टीवी मामलों के लिए कितने प्रतिशत उपचार उपलब्ध है। यानी कि अगर भारत में टीवी हो जाता है तो उस वहां पर उपचार की जो संभावनाएं हैं, उपचार की जो सुविधाएं हैं, वो कितने परसेंट है, ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट दी गई है ग्लोबल स्तर पर। इसमें भारत को जो परसेंटेज दिया गया है वो 80% है। और बोला गया है WHO के द्वारा कि भारत की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। पूरी दुनिया में जो सुधार हुआ है उसका परसेंट 8.7% है, लेकिन भारत में जो सुधार हुआ है उसका परसेंट 16% है। टीवी को हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं और तपेदिक भी कहते हैं। साथ में ये भी बोला गया कि भारत में कोविड-19 के समय भी टीबी से रिलेटेड जो समस्याएं थी उसका समाधान किया गया। और 2015 से लेकर 2022 तक का जो डेटा कलेक्ट किया गया तो उसमें देखा गया कि 16% तक की कमी आई है टीबी की घटनाओं में। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, जो टीबी है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जीवाणु है, जिसकी वजह से इंसानों में होता है, इंसानों के फेफड़ों को प्रभावित करता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मिस्र में 3000 ईसा पूर्व ये रोग सामने आया था। तो देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पुराना रोग है टीबी। नेक्स्ट बात करेंगे, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है। तो देखो, एशिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रैंकिंग करी गई है क्यूएस के द्वारा। तो इस रैंकिंग में भारत का जो आईआईटी बॉम्बे है वो फर्स्ट नंबर पे है, और दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली आता है। ये रैंकिंग हम देख लेते हैं। देखो, क्वाक वेरेली साइमंड्स। ओके, तो क्वाक वेरेली साइमंड्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है, और इसमें लगभग लगभग 148 यूनिवर्सिटीज, लगभग नहीं, 148 यूनिवर्सिटीज भारत की शामिल हैं, और चाइना की सिर्फ 133 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। 100 जो टॉप 100 हैं उसमें भारत की 7 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। तो अपने आप में भारत के लिए एक अच्छी बात है। रैंकिंग देख लेते हैं कि हमारे देश की कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन सा रैंक दिया गया है। तो जो आईआईटी बॉम्बे है उसको 40 रैंक मिली है। इसके अलावा दिल्ली को 46, मद्रास को 53, बैंगलोर को, आईआईटी बैंगलोर को 58, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर को 59, और आईआईटी कानपुर को 63 रैंकिंग मिली हुई है। ये बात। आदित्य L1 मिशन के पेलोड का नाम पूछा जा रहा है। तो देखो, जो आदित्य L1 मिशन है इसके पेलोड का नाम है हेल फर्स्ट ओएस। हेल फर्स्ट ओएस। अच्छा, साथ में मैंने आपको बताया था कि जो आदित्य L1 29 अक्टूबर को इस पेलोड के द्वारा फोटोज भेजी गई हैं जो सूरज से निकलने वाली ज्वालाएं हैं इसरो को। अच्छा, ये जो पेलोड है उसका फुल फॉर्म क्या है तो देख लेते हैं। तो हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, क्लियर, जिसको बनाया गया था कहाँ से, तो यूएस राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के द्वारा इसको बनाया गया था। इस बात को ध्यान रख लेंगे। ओके, देखो, जो ये आदित्य L1 है ये सूरज से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा। पृथ्वी और सूरज के बीच में एक पॉइंट है, एक लैग्रेंजियन पॉइंट है जिसका नाम है एल। ठीक है, तो इस L1 पर ही
इसको स्थापित किया जाएगा आदित्य L1 को, और यहीं से ये सूरज की सारी गतिविधियों को, उसका उसका जो भी फीचर्स है, उसके द्वारा जो भी ज्वाला निकल रही है उसके बारे में अध्ययन करके इसरो को भेजने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देश ने भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई गई है ब्रिटेन के द्वारा। अब इसमें क्या कहा गया है? ब्रिटेन ये कहता है कि भारत से कुछ लोग अवैध रूप से ब्रिटेन में आ जाते हैं और ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए ब्रिटेन के द्वारा ऐसा किया गया है। भारत के साथ साथ ब्रिटेन के द्वारा जॉर्जिया को भी शामिल किया गया है सुरक्षित देशों की सूची। संपर्क रहित भुगतान हेतु भारत में क्या पेश किया गया है? तो देखो, भारत में 7 रिंग स्मार्ट रिंग पेश किया गया है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये। अभी तक जब हम डिजिटली भुगतान कर रहे थे तो हम फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, हम स्मार्ट वॉचेस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब 7 रिंग नाम का स्मार्ट रिंग आ गया है जिसके माध्यम से आप डिजिटली भुगतान कर सकते हैं। इसको जो इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप है 7, इसके द्वारा बनाया गया है, जो भारत का ही एक स्टार्टअप है। क्लियर? अच्छा देखो, साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब ब्लूटूथ का प्रयोग करके हम इस 7 रिंग का इस्तेमाल करके भुगतान कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के बारे में। तो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए किसे आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? तो देखो, एक पेग लोकल कंपनी है जिसको आरबीआई के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ये सीमा पार जो ट्रांजैक्शन है उसको कराने का काम करता है। तो पेग लोकल को मंजूरी दे दी गई है आरबीआई के द्वारा। इस बात को समझ लेंगे। 2021 में इसको स्थापित किया गया था, और साथ में किसके द्वारा स्थापित किया गया था वो भी देख लेते हैं। तो ये कंपनी प्राची धरानी, रोहित सुखीजा और योगेश लोखंडे के द्वारा 2021 में स्थापित की गई थी। ओके। कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी के रूप में नियुक्ति करी गई है। किसकी नियुक्ति करी गई है? सीएमडी मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा के पास 28 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में काम करने का। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? यानी कि भेल के हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आने की संभावना इसकी 100% बन जाती है कि भेल के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो इनका नाम याद रख लेना। इनका नाम है कप्पू सदाशिव मूर्ति। क्या नाम है? कप्पू सदाशिव मूर्ति। क्लियर? आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसको ओएनडीसी कहते हैं। इसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं। इनका नाम है अनुपमा प्रियदर्शनी। तो अनुपमा प्रियदर्शनी जी अब ओएनडीसी की उपाध्यक्ष होंगे। एसटीपीआई द्वारा शुरू की गई पहल का नाम पूछा जा रहा है। तो एसटीपीआई द्वारा जो पहल शुरू करी गई है उसका नाम है लीप अहेड। अच्छा, लीप में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा, इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और साथ में द इंडस एंटरप्रेन्योर दिल्ली एनसीआर के बीच में ये सहयोग करने का काम करेगा। इसमें 1 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी और 3 महीने तक का मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा। तो स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में प्रमोट करने के लिए लीप अहेड नामक प्रोग्राम चलाया गया है, इनिशिएटिव चलाया गया है। नई इनोवेशन लैब लॉन्च करने के लिए आईबीएम ने भारत में किसके साथ साझेदारी करी है? तो देखो, ये इनोवेशन लैब है, इसको स्थापित किया जाएगा आईबीएम की सहायता से, एडब्ल्यूएस की सहायता से। यानी आईबीएम करेगा एडब्ल्यूएस की सहायता। आईबीएम इंडिया के जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? तो अनुज मल्होत्रा है, और इसके डायरेक्टर कौन है? तो वैशाली कस्तूरे, जो दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र है वहां के लिए। ठीक है। आईआरएडीए द्वारा अनावरण किए गए पोर्टल का नाम क्या है? यानी इरेडा ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है सीएसआर पोर्टल। क्या नाम है? सीएसआर पोर्टल। यानी कि अगर सीएसआर पोर्टल का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ये काम करेगा पोर्टल। स्पेशली जो उद्योग जगत, ऊर्जा जगत के लिए काम कर रहा है, उससे रिलेटेड पारदर्शिता को समर्पित है ये पोर्टल। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ओके, क्लियर? और रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट। तो 9 नवंबर को हमने क्या मनाया है? तो देखो, नवंबर का जो दूसरा गुरुवार होता है उस दिन विश्व गुणवत्ता दिवस मनाया जाता है। इस बार 9 नवंबर को मनाया गया है। फिर 6 से 10 नवंबर तक के बीच में विश्व गुणवत्ता 9 नवंबर को हमने राष्ट्रीय
हमने राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया था, इस बात को ध्यान रख लेंगे। इसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 2020 में 9 नवंबर के दिन ही उत्तराखंड जो है एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश को अलग करके बनाया गया था। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब किस देश की महिला हॉकी टीम के द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा ये खिताब जीता गया है। भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये दीपिका कुमारी हैं और ये तीरंदाजी से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने अभी जो राष्ट्रीय गेम्स हो रहे हैं गोवा के पणजी में 37वें नंबर का राष्ट्रीय गेम्स हो रहे हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। इसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है और 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज इवेंट में किसने जीत हासिल करी है? तो भारत के विदित गुजराती और वैशाली आर ने जो है विजय हासिल करी है। कर्मचारियों के सबसे अच्छे देशों में भारत को क्या स्थान दिया गया है? तो कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छे देशों में भारत को स्थान दिया गया है दूसरा। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है तुर्की और दूसरे नंबर पर है भारत और सबसे नीचे की स्थिति में है जापान। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? देखो ये जो बंदरगाह है ना, ये प्राइवेट बंदरगाह है, इस बात को ध्यान रख लेना। और सबसे ज्यादा कार्गो यहीं पर रुकते हैं। भारत का सबसे बड़ा 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला बंदरगाह बन गया है, गुजरात में है ये और इसका नाम है मुंद्रा। क्या नाम है? मुंद्रा, इस बात को ध्यान में रख लेना। 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो जो ये कलाकार पुरस्कार है 19वें नंबर का, इसे सम्मानित किया गया है ओपोली नारिस डिसूजा को। ओपोली नारिस डिसूजा कौन है? तो कोंकण जो साहित्य है उससे संबंधित है, कोंकण संस्कृति से संबंधित है और उसको फैलाने के लिए इन्होंने जो काम किया उसकी वजह से ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। मैंगलोर जो उनका निवास स्थान है वहां पर इन्होंने ओमान की जो राजधानी है मस्कट, वहां पर भी कोंकणी जो भाषा है उसका प्रचार प्रसार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95 नंबर का सदस्य बन गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। भारत और फ्रांस ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया था। इसका जो मुख्यालय है वो आपको भारत के गुरुग्राम में देखने को मिल जाएगा। अभी तक इसके टोटल सदस्यों की संख्या 116 है, लेकिन 95 सदस्य इसके परमानेंट है। कितने सदस्य इसके परमानेंट है? यानी कि जो इस स्थायी सदस्यता जिन्होंने ले ली है उनकी संख्या 45 है। इस देश का नाम है जो 95 नंबर का सदस्य देश बनकर आया है, उसका नाम क्या है? तो चिली इसका नाम है, याद रख लेंगे। बिग बैंग के कितने वर्षों के पश्चात सबसे पुराने ब्लैक होल की खोज करी गई है? तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, जो हमें स्पेशली ब्रह्मांड के बारे में, आकाश के बारे में, हमारी खगोलीय घटनाओं के बारे में बताता है। तो बिग बैंग के कितने वर्षों के पश्चात सबसे पुराने ब्लैक होल की खोज करी गई है? तो इस ब्लैक होल की जो खोज करी गई है वो 470 मिलियन वर्ष पुराना है। यानी हमारी जो आकाश गंगा है उससे भी पुराना और उससे भी बड़ा ये ब्लैक होल है। 470 मिलियन वर्ष पुराना है। ओके, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। जो ब्रह्मांड है उसके लिए कहा जाता है कि 13.7 अरब वर्ष पुराना है ब्रह्मांड। और इस जो अभी ब्लैक होल की खोज करी गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें ये नासा के द्वारा, तो उसमें ये बोला गया है कि ये जो ब्लैक होल है इसकी उम्र है 13.2 अरब मिलियन वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कितना पुराना ब्लैक होल है जिसकी खोज करी गई है। रूस के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो देखो रूस का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। 2023 में ही ये तीसरी बार इसमें विस्फोट हुआ है। विस्फोट ऐसा हुआ कि जो ज्वालाएं निकली हैं ज्वालामुखी से वो 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हैं। ठीक है, आकाश में गई है 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। पहला जो विस्फोट हुआ था वो अप्रैल में हुआ था, फिर मई में हुआ और तीसरा विस्फोट अभी हुआ है 9 नवंबर को। इस बात को ध्यान रख लेंगे। इसका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है क्लुचेवस्काया सोपका। तो क्लुचेवस्काया सोपका के बारे में बात करूं तो साइबेरिया क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, है ना, और साथ में यूरेशिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी की स्थापित क्षमता क्या है? यानी कि जो अडानी ग्रीन एनर्जी है वो कितने ज्यादा जो ऊर्जा है उसकी ऊर्जा का निर्माण करती है, उसकी कैपेसिटी क्या है ये पूछी जा रही है।
तो सबसे ज्यादा ऊर्जा निर्माण की जो कैपेसिटी है वो अडानी ग्रीन एनर्जी की है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 8.4 गीगावाट है। नंबर फर्स्ट पे ये है। नंबर टू पे एनटीपीसी है, जिसकी जो एनर्जी रिलीजिंग की जो कैपेसिटी है वो 3.2 गीगावाट है। इस बात को समझ लेंगे। क्लियर? अब इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारी बातें आपने अच्छे से समझ ली होंगी, रिवीजन भी कर लिया, हमने पढ़ भी लिया, और साथ में ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट डेज थे, उसके बारे में भी चर्चा कर ली। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज के साथ में और नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। बाय बाय, टेक केयर।